कमीना ससुराल पार्ट 1। सास कुंती, पति अभी और देवर कुशल का खाना टेबल पर लगाकर बहू उर्मी जल्दी जल्दी रसोई में जाकर बर्तन साफ करने लगती है। वो भी बर्तन साफ ही कर रही थी कि उसे एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्तन जमीन पर दे मारा हो। बाहर आंगन से आई थाली गिरने की आवाज सुनकर उर्मी हाथ को पल्लू से पोंछते हुए बाहर निकल आती है। माँ जी, ये कैसी आवाज थी? कुछ गिरा क्या? ये देखो आ गई महारानी। गिरा नहीं, मैंने दे मारी तेरी थाली जमीन पर। वाह, पड़ा तेरा खाना, जा उठा ले और दफा हो जा मेरी नजरों से दूर। निकम्मे कहीं कि पता नहीं कहां से ये कामचोर मेरे पल्ले पड़ गई। अरे तेरे भिखारी बाप से ये सोचकर रिश्ता जोड़ लिया था कि कम से कम उसकी बेटी मेरे कुछ काम की निकलेगी, लेकिन देखो तो 4 आदमी का खाना नहीं बनता इस बेगैरत से। बस ठूस ठूस कर खाने के लिए कह दो महारानी को। ये छोटे घर की लड़कियां सर पर बिठाने के लायक नहीं होती। क्या हुआ माँ जी? खाना सही नहीं बना था क्या? आप इतना नाराज क्यों हो रही है? आपने इसे थाली क्यों फेंक दी? अरे नालायक, 1000 बार कहा है तुझसे किसी की झूठन मुझे छू ना पाए, लेकिन तू न जाने किस जन्म का बैर है मुझसे। थाली देखी तूने? झूठी थाली में मुझे भोजन दे गई। यही लक्षण सिखाकर भेजा है तेरी माँ ने। माफ़ कर दीजिए माँ जी, आगे से गलती नहीं होगी। मैं अच्छी तरह रगड़ रगड़ के बर्तन धोऊंगी, लेकिन मेरी माँ को बीच में मत लाइए। देख उर्मी, मेरी सहन शक्ति की परीक्षा मत ले। अपनी यह झूठन उठा और चलती बन यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर बैठूं। सास की गुस्से में चढ़ती बहू को देखकर नई नवेली दुल्हन उर्मी बिल्कुल सहम गई थी। डर के मारे उसकी रुलाई फूट पड़ी थी। घबराते हुए उसने जमीन पर गिरी थाली बटोरी और दौड़कर किचन में चली गई। उर्मी उधर रसोई में खड़ी आंसू बहा रही थी। इधर उर्मी की सास कुंती देवी आंगन में रखी पानी की बाल्टी अपने ऊपर पलटकर गुस्से में बड़बड़ा रही थी। पता नहीं किसकी जूठन छुआ दी मुझे, अपवित्र कर दिया, धर्म भ्रष्ट करके रख दिया इस लड़की ने। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा? मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर माँ जी को इतना गुस्सा क्यों आया। अगर थाली ठीक से साफ नहीं थी तो मुझसे कहकर दूसरी थाली ले लेती, लेकिन इतना भला बुरा, वो भी बस एक प्लेट के लिए। सास का ये अटपटा सा व्यवहार उर्मी की समझ से बाहर हो रहा था, इसलिए कुछ देर आंसू बहाने के बाद अपने आप को संभाल कर वो घर के कामों में लग जाती है। उर्मी, जिसकी उम्र थी अभी बस 19 साल, ब्याह कर फुलनपुर गांव की कुंती देवी के घर बहू बनकर आई थी। कुंती देवी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अभी और छोटा कुशल। जहां अभी माँ की तरह गुस्सैल और सख्त मिजाज का था, वहीं छोटा कुशल नर्म और मजाकिया स्वभाव का था। कुंती देवी के पास जमीन जायदाद की कमी नहीं थी, इसलिए दोनों बेटे जमीन को बटाई पर देकर खेती बाड़ी के काम में माँ का हाथ बटाते थे। कुंती देवी एक बेहद सख्त मिजाज औरत थी। पिछले 20-25 साल में गांव में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कुंती को कभी मुस्कुराते हुए देखा हो। बाहर वाले तो क्या, दोनों बेटे भी माँ से बस काम भर की बात किया करते और उठकर अपने कमरे में चले जाते। क्या बात है, शक्ल पर 12 क्यों बजा रखे हैं? आपने देखा नहीं माँ जी ने कैसे मुझे सबके सामने लताड़ दिया। क्या घर की बहू की कोई इज्जत नहीं होती? इस तरह उनका मुझे भला बुरा कहना आपको ठीक लगा? इतना सब कुछ कहने से पहले माँ जी को सोचना चाहिए था ना। हाँ तो क्या गलत कह दिया माँ ने? ठीक ही तो कहा। आँख खुली रखकर काम किया कर। 4 बर्तन धोने होते हैं, वो भी ठीक से धुलते नहीं क्या तुझसे? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई झूठे बर्तन में माँ को खाना देने की? वो तो शुक्र मना वो थाली उठाकर तेरे मुंह पर नहीं देकर मारी माँ ने, वरना शक्ल देखने लायक ना बचती तेरी। ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप? आपकी माँ का लिहाज करके उन्हें तो मैंने कुछ ना कहा, लेकिन आपसे मुझे ये कतई उम्मीद न थी। मुझे तो यही लगा था कि माँ जी समझे ना समझे, लेकिन आप तो मुझे जरूर समझेंगी। आखिर पत्नी हूं मैं आपकी। क्या एक पत्नी का बस इतना ही सम्मान होता है? अरे पत्नी है तो क्या सर पर चढ़कर बैठेगी? कान खोलकर सुन ले, तुझे घर में ना माँ की सेवा करने के लिए लेकर आए, इसलिए ज्यादा दिमाग मत चला। चुपचाप जैसा माँ कहे वैसे करती जा। और एक बात का खास ख्याल रखना, माँ को किसी की पहनी उतरन और झूठन से सख्त नफरत है, चाहे जो हो जाए, लेकिन झूठन उन्हें छू ना पाए। वरना माँ चाहे तेरा कुछ करे ना करे, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। उठाकर तेरे बाप के पास पटक कर आऊंगा तुझे। और ये छोटी छोटी बातों पर ना माँ के खिलाफ मेरे कान भरने बंद कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। ब्याह के वक्त तो तेरा बापू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कल ही बुलवाता हूं तेरे बाप को। बाप को बुलवाने वाली बात से उर्मी भीतर तक सहम गई थी।
नहीं नहीं, यहाँ की कोई भी बात बापू तक नहीं पहुँचनी चाहिए, वरना मेरी माँ का जीना मुश्किल कर देगा वो। पहले ही मुर्दों की तरह नीरस जीवन जी रही है मेरी माँ। मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी जहन्नुम नहीं होने दूंगी मैं। माफ़ कर दीजिए, आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी, मैं ध्यान रखूंगी। आपकी माँ मेरे लिए मेरी माँ के समान है, आगे से भूल नहीं होगी। उर्मी एक गरीब माँ की बेटी थी। उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चल बसा था, इसलिए उर्मी की गर्भवती माँ पति की मौत के बाद बेसहारा हो गई थी। एक तो गरीबी, ऊपर से अकेली महिला। किसी तरह समाज की गंदी नज़र से बचते हुए मजदूरी करके वो अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे में एक दिन अचानक उसकी मुलाकात खेतों में दिहाड़ी पर काम करने वाले हरिया से हुई। अरे इतनी सी बच्ची को गोद में लेकर काम करने आती है तू? कोई और नहीं है तेरे घर में? तेरा घर वाला कहाँ है? मेरा कोई नहीं है, बच्ची को किसके पास छोड़ कर आती, इसलिए मैं उसे साथ लेकर ही काम पर आती हूँ। हरिया उर्मी की माँ से घुलने मिलने लगा था। उसने उर्मी के माँ को आश्वासन दिया था कि अगर वो हरिया के साथ शादी कर ले तो वो उर्मी और उसका अच्छे से ख्याल रखेगा और उसकी बच्ची को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने देगा। हरिया की मीठी मीठी बातों में उर्मी की माँ फंस गई और उसने हरिया से शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन तक तो हरिया उर्मी और उसकी माँ के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके तेवर बदलने लगे। सुनो, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, बच्ची भी भूख से रो रही है। हफ्तों से तुम काम पर भी नहीं गए हो, देखो ना कोई काम मिल जाए तो घर में 4 पैसे आएंगे। इस तरह से पूरा पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहने से घर तो नहीं चलेगा ना। अरे तुझे बेसहारा समझकर जरा सा सहारा क्या दिया? तू मेरे सर पर बैठने लगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? मैं चाहे काम करूं या अपने घर में पड़ा रहूं, तू मुझे बोलने वाली कौन है? और ज्यादा ही अपनी बच्ची पर प्यार टपक रहा है ना तो जा जाकर हाथ पैर चला और 4 पैसे कमा कर ला। मैंने कोई सारी जिंदगी तुम दोनों माँ बेटी को बिठा कर खिलाने का जिम्मा नहीं उठाया। हरिया की बात सुनकर वो अंदर तक टूट गई थी, इसलिए उसी दिन से वो वापस मजदूरी पर जाने लगती है। पूरा दिन कमर तोड़ मेहनत करने के बाद सुमित्रा जो चंद रुपए कमा कर लाती, हरिया वो भी उससे छीन लेता और उसकी मेहनत की सारी कमाई दारू पीकर उड़ा देता। सुमित्रा मुस्कुराना और खुश रहना भूल चुकी थी। उसे तो याद भी नहीं था कि कब आखिरी बार उसने भरपेट खाना खाया था या खुलकर हंसी थी। बस एक जिंदा लाश बनकर जीने लगी थी। जिंदगी ने दूसरी बार धोखा दिया था उसे। एक दिन उर्मी की माँ सुमित्रा खेतों से मजदूरी करके लौटती है तो नन्ही सी उर्मी दौड़कर अपनी माँ के पास आती है। माँ, 1 रुपया दो ना, मुझे अपने लिए गुब्बारा लेना है। इधर देखा कितना पैसा कमा कर लाई है, सुबह से इंतजार कर रहा हूं तेरा। खबरदार जो इस उर्मी के हाथ में पैसा दिया तो। अरे बच्ची है, 1 रुपया ले लेगी तो क्या चला जाएगा, सारा पैसा तो तुम छीन ही लेते हो। कभी तो मेरी बच्ची को भी उसके मन का कर लेने दिया करो। सुमित्रा की बात सुनकर हरिया को गुस्सा आ जाता है और वो सुमित्रा को एक चांटा मार देता है। जुबान लड़ाती है मुझसे? अरे अगर मैंने रहम ना किया होता तेरे ऊपर तो पता नहीं कहाँ पड़ी होती तू आज इस बच्ची को लेकर। एहसान मान मेरा कि मैंने तुझसे शादी करके जिंदगी संवार दी तेरी, और तुझे ये 4 पैसे देने में भी मौत आती है। ला इधर। हरिया की मार खाकर सुमित्रा इतनी कठोर हो गई थी कि अपनी नन्ही सी बच्ची उर्मी को देखकर भी अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती थी। बस एक मशीन की तरह हर रोज़ वो खेतों में मजदूरी करने के लिए निकल पड़ती और दिन ढले जो भी कमा कर लाती उसे छीनकर हरिया अपनी दारू में उड़ा देता। किसी तरह से थोड़े बहुत पैसे बचाकर वो घर में एक वक्त के खाने का इंतज़ाम करती। किसी तरह भूख से लड़ते हुए समय बीत रहा था। उर्मी भी अब 18 साल की हो गई थी। जीवन भर उसने अपनी माँ को पिता हरिया के हाथ का मार खाता और गाली गलौज सुनते ही देखा था, इसलिए पिता के नाम से भी उसके डर से हालत खराब होने लगती थी। उर्मी नहीं चाहती थी कि अभी उसके पिता को ससुराल में होने वाली कोई भी बात बताए, क्योंकि ससुराल में अगर कुछ भी हुआ तो उसका सीधा सा असर उसकी माँ की जिंदगी पर पड़ेगा। वो बेचारी तो पहले ही हरिया के जुल्म सहकर एक जिंदा लाश बन चुकी थी। बहुत सहा है मेरी माँ ने, 18 साल से नरक जैसा जीवन जी रही है बेचारी। मैं नहीं चाहती मेरे कारण अब उसे कोई भी तकलीफ सहनी पड़े, इसलिए ससुराल में होते बुरे व्यवहार को मैं कड़वा घूंट समझकर पी लूंगी। वैसे भी इस घर को छोड़कर जाने के बाद सर छुपाने के लिए मेरे पास कोई और छत भी तो नहीं है। पति के बिना वैसे भी एक औरत का जीवन कितना कठिन होता है,
यह उसने अपनी माँ को देखकर ही सीख लिया था। उर्मी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अभी की तेज आवाज से जैसे वो वापस अपने वर्तमान में लौट आती है। अरे अब वहां पर भूत बनकर खड़ी रहेगी या फिर कुछ बोलेगी भी? इधर आ, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मालिश कर दे। अभी तेल लेकर आती हूँ। उर्मी रसोई में जाकर सरसों का तेल पकाने लगती है। अब ठीक तो हो ना भाभी? माँ की बातों का बुरा मत मानना, उनकी बातों को दिल से मत लगाया करो, मन की बुरी नहीं है वो। अरे लल्ला जी, आप रसोई में क्या कर रहे हो? किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो मुझे आवाज़ लगा लेते। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। वो तो मैंने आपको रसोई में देखा तो आपका हाल चाल पूछने के लिए यहाँ चला आया। आज दोपहर में जो कुछ भी हुआ मुझे पता है। आपको बुरा तो लगा ही होगा। अभी आप नई नई हो ना इस घर में, थोड़े दिन में आप समझ जाओगे कि माँ जितनी कठोर दिखती है वैसी है नहीं। अरे नहीं नहीं, मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। गलती तो मेरी थी ना, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। और वैसे भी वो मेरी माँ के समान है, अगर कुछ कह भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वैसे भाभी, एक कप चाय मिल सकती है क्या? अभी मैं आपके भैया के पैरों की मालिश कर दूँ, फिर आकर आपके लिए चाय बनाती हूँ। आप थोड़ा इंतज़ार कर लोगे ना? अरे हाँ, कोई परेशानी नहीं है। मैं यही बरामदे में बैठकर आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप आराम से अपने पति की सेवा करके आओ भाभी जी। चुप बदमाश। पति के पैर दबाने के कुछ देर बाद, मैंने ज्यादा देर तो नहीं लगाई ना? अरे नहीं भाभी, अब बस आप जल्दी से चाय पिला दो, ज्यादा वेट मत कराओ। उर्मी जल्दी से अपना पल्लू समेटते हुए रसोई की तरफ जाती है और एक कप चाय बनाकर कुशल के हाथ में थमा देती है। अरे भाभी, बस एक ही कप चाय लेकर आई हो क्या? अपने लिए नहीं बनाई? खाना खाने के बाद मेरी चाय पीने की इच्छा नहीं होती। पीकर बताओ कैसी बनी है। अरे माफ़ करना, मैं तो चाय में चीनी डालना ही भूल गई थी। माँ जी को मत बताना, वरना फिर से 10 बातें सुनने को मिलेगी मुझे। पता नहीं मेरा भी दिमाग कहाँ रहता है, कैसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे। अरे भाभी, शांत हो जाओ। आपने इतने प्यार से बनाई है, चीनी की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही मीठी हो गई होगी। और मैं कुछ नहीं बताने वाला माँ को, आप परेशान मत हुआ करो। 4 लोगों के इस परिवार में एक कुशल ही था जो उर्मी से थोड़ा इज्जत और प्यार से बात किया करता था। उर्मी भी प्यार के 2 बोल सुनने के लिए बचपन से तरसी थी। पहले हरिया जैसा सौतेला बाप, और अब ससुराल में भी उसे पति और सास से सिर्फ ताने ही सुनने को मिल रहे थे। जब देवर कुशल भाभी कहकर उसके साथ हंसी मजाक करता या उसका हालचाल पूछ लेता तो वो फूलों की तरह खिल उठती। उर्मी के मन में देवर कुशल के लिए कोई मैल नहीं था। बस 2 पल का ये मान सम्मान और देवर भाभी का रिश्ता उसे अच्छा जरूर लगता था। कुछ दिन बाद, अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ व्यापार के बारे में सोचा जाए। खाली खेती के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे? और वैसे भी अब तुम दोनों भाई जवान हो गए हो, एक खेती संभालना और एक व्यापार का काम देख लेना। आमदनी बढ़ेगी और धीरे धीरे व्यापार में पकड़ भी मजबूत हो जाएगी। बात तो तुम्हारी सही है माँ। ठीक है, मैं व्यापार का काम देख लेता हूँ। छोटा यहाँ गांव में रहकर घर और खेती बाड़ी देख लेगा। नया नया व्यापार जमाना था, इसलिए व्यापार के सिलसिले में अब अभी को शहर जाकर रहने की जरूरत पड़ने लगी थी। सुनिए ना, आप लल्ला जी को बोल दो ना, ये व्यापार का काम वो देख ले। यहाँ मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? अब क्या तेरे लिए मैं चूड़ियां पहनकर घर में बैठा रहूंगा? लुगाई के पल्लू से बनकर घर में बैठने वाला आदमी नहीं हूं मैं। और तू अकेली क्यों है? यहाँ घर है अपना, माँ है, छोटा है। तेरी जिम्मेदारी तो पूरे परिवार के लिए है। तू अपनी जिम्मेदारी निभा और मुझे मेरी निभाने दे। उर्मी की शादी को अभी 6 महीने ही बीते थे। उतने दिनों में अभी तो दोनों पति पत्नी के बीच सहजता पनप भी नहीं पाई थी कि उससे पहले ही अभी के शहर जाने की बात बीच में आ गई, जिसके कारण वो थोड़ी बेचैनी सी महसूस कर रही थी। मैं भी बिना बात ही अपना खून जला रही हूँ। उन्हें मेरी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने से अभी यहाँ रुकने वालों में से नहीं है। उनके लिए तो उनकी माँ की बात पत्थर की लकीर की तरह है। उर्मी ने हालात से समझौता कर लिया था। अभी शहर चला गया था। घर में अब बस उर्मी और उसकी सास ही रहते थे। दिन भर खेतों में रहने के बाद दिन ढले कुशल घर लौट आता तो अम्मा और उर्मी की जान में जान आती। उर्मी, कुशल आ गया है, गरम रोटी सेक देना उसके लिए। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। कुशल को चूल्हे पर गरम गरम रोटियां खिलाने के बाद उर्मी अपने कमरे में लौट आई थी। कुछ ही देर बीती होगी कि उसके दरवाजे पर आहट हुई। कौन? भाभी, मैं हूँ। अरे लल्ला जी, आप? कुछ चाहिए था क्या?
कुशल ने एक नज़र उर्मी की ओर डाली और उसे घूरने लगा। नहीं, कुछ नहीं। इतना कहकर कुशल लौट जाता है। ये लल्ला जी को आज क्या हुआ है? पहले दरवाज़ा खटखटाया और अब बिना कुछ कहे लौट गए। उर्मी को आज पहली बार कुशल की नज़रें थोड़ी अजीब महसूस हुई थी। रात हो गई थी। इस समय उसने कुशल से कुछ भी पूछताछ किए बिना दरवाज़ा बंद किया और सोने चली गई। बात आई गई हो गई थी। जब से अभी शहर गया था, अम्मा जी भी थोड़ी नरम पड़ गई थी। पूरा पूरा दिन वो बस अपने कमरे में बैठकर माला जपती रहती। उर्मी को भी घर के कामों के लिए फटकार न के बराबर लगाती, या फिर शायद उर्मी अब सभी काम सीख गई थी और सास कुंती को भी उस पर भरोसा हो चला था। इसलिए घर की जिम्मेदारियां उर्मी पर छोड़ वो दिन दिन भर मंदिर में बैठकर बस भजन सुना करती थी। अरे माँ, आज तो बहुत थकान हो गई है, सर दर्द कर रहा है, थोड़ा सर में तेल लगा दो ना। अरे बेटा, मेरा तो सोने का समय हो गया है। अब अगर मैं सोने नहीं गई तो फिर रात भर मुझे नींद नहीं आएगी। तो ऐसा कर, अपनी भाभी से तेल लगवा ले। ए बहू, कुशल को थोड़ा सर की मालिश करवानी है, तू कर देगी ना? ठीक है माँ जी, मैं लल्ला जी की मालिश कर देती हूँ, आप सो जाइए। कुंती सोने चली गई थी और इधर कुशल जमीन में बैठकर भाभी से बालों में तेल लगवा रहा था। इधर नहीं, यहाँ तेल लगाओ ना अच्छे से, थोड़ा अच्छे से मसाज करो ना, सर में बहुत दर्द हो रहा है। आज से पहले कुशल ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। इस तरह हाथ पकड़ने की कोशिश करना उर्मी को असहज कर गया था। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है मेरी सोच को। उर्मी अपने मन में एक पल को आए विचार को झटक कर अपने कमरे में चली गई थी। उर्मी तो अपनी तरफ से सभी आशंकाओं को किनारे करके सहज रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या वाकई ये इसके मन का वहम था? क्या ये किसी खतरे का संकेत था? क्या मोड़ लेगी उर्मी की जिंदगी? देखिए अगले भाग में।